हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 8वां मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टीजीटी एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। आप लोग जो है 6 अगस्त तक इसको निकाल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सा विचार जेएस मिल का नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सब सुख समान है अतः खेलने में उतना ही आनंद है जितना काव्य पाठ में। ये जेएस मिल का कथन नहीं है, क्योंकि जो बेंथम था वो मात्रात्मक भेद मानता था, ठीक है। मिल उसमें गुणात्मक अंतर मानता था, इसलिए जो है ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेंथम ने कहा था कि सब सुख समान है अतः खेलने में उतना ही आनंद आता है जितना काव्य पाठ करने में, ठीक है। तो ये कथन जो था ये बेंथम का था, ठीक है, ये बेंथम का कथन था, जेएस मिल का नहीं था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन कंट्राडिक्शन। ये ऑन कंट्राडिक्शन ये पुस्तक किसकी है? तो माओ त्से तुंग की है, माओ त्से तुंग की है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये तीनों पुस्तकें जो है ये कार्ल मार्क्स की हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्य एक भूमिगत समाज है जो शासन और शासितों में बटा होता है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लास्की का, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्की ने कहा था राज्य एक भूमिगत समाज है जो शासन और शासितों में बटा होता है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो ये डायसी महोदय ने किया था। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायसी ने जो है राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। और डायसी ने बताया था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में कानूनी दृष्टि से संप्रभुता संसद के हाथों में होती है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से संप्रभुता का सूत्र जो है सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कोड का चयन करें। तो दैवी सिद्धांत जो है वो राज्य को ईश्वरकृत मानता है, तो बिल्कुल सही है। शक्ति सिद्धांत राज्य को बल का फल मानता है, ये भी सही है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को वर्गीय मानता है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कोटेशन आपके सही हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवीकृत है, ये प्राकृतिक संस्था नहीं मानता था, मानवीकृत मानता था, ठीक है, मानवीकृत मानता था, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक समझौते के सिद्धांत को आधुनिक रूप देते हैं। तो आधुनिक रूप कौन देता है? राल्फ व गाथिईर ने, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राल्फ व गाथिईर जो है समझौतावादी सिद्धांत को आधुनिक रूप देते हैं, आधुनिक रूप में उसको मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल शासन को स्थिरता प्रदान करता है, शासन को स्थिरता प्रदान करता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल शासन को स्थिरता प्रदान करता है। अध्यक्षात्मक शासन सरकार का वह रूप होता है जहां विधानपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है डायसी ने, ठीक है। डायसी ने एक कोटेशन दिया था, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही क्या है? एकात्मक शासन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और फाइनर ने एकात्मक शासन के बारे में क्या बताया था?
तो फाइनर ने कहा था एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता तथा शक्ति एक केंद्र में निहित होती है और जिसकी इच्छा एवं जिसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर अब कानूनी रूप से शक्तिमान होते हैं। ठीक है, तो दोनों का ये परिभाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, दंड नीति संसार को नियंत्रण में रखती है, यह समस्त बुराइयों को नष्ट करती है जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। उपरोक्त विचार किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो ये मनुस्मृति में ऐसा व्यक्त किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, न्याय का अर्थ हर व्यक्ति को उसका हिस्सा प्रदान करना है, ये किसने कहा है? तो ये सामंड ने कहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामंड ने बताया है कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा प्रदान करना है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दल के अल्पतंत्र को लौह कानून के रूप में परिभाषित किया था? तो ये मिशेल्स ने किया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट मिशेल्स ने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह कानून के रूप में परिभाषित किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि संसद दो प्रकार की होनी चाहिए, सामाजिक संसद और राजनीतिक संसद? संसद को दो प्रकार से किसने बांटा था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सामाजिक और राजनीतिक संस्था के रूप में। तो ये बांटा था सिडनी वेब ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिडनी वेब ने संसद को दो प्रकार में बांटा था, सामाजिक संसद को और राजनीतिक संसद के रूप में। ठीक है, तो बी आप ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यह मान्यता समानता के पर्याय अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो समानता के नैसर्गिक सिद्धांत से। ठीक है, समानता के नैसर्गिक सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता संघात्मक है, यह वक्तव्य किसका है? यह वक्तव्य स्पष्ट करता है किसको? तो ये सार्वभौमिकता की बहुलवादी प्रकृति को व्यक्त करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सत्ता संघात्मक है, यह वक्तव्य सार्वभौमिकता की बहुलवादी प्रकृति को जो है स्पष्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, सभी संघीय शासनों में एक सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है, वह है? तो वो केंद्रीयकरण प्रवृत्ति है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में सभी संघीय शासन में केंद्रीयकरण की सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो ए ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इससे जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, इसे उत्तरदायी अथवा मंत्रिमंडलात्मक सरकार भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड नामक पुस्तक के लेखक जो है सर आइवर जेनिंग्स हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, सर आइवर जेनिंग्स जो थे इन्होंने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा था, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक कठोर संविधान लचीले संविधान से श्रेष्ठ होता है क्योंकि राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना नहीं होता है, इसलिए जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कठोर संविधान बदलते समय बहुत पीछे रह जाते हैं, अतः कठोर संविधान जो है राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना नहीं बन पाता, अतः कठोर संविधान जो है वो लचीले संविधान से श्रेष्ठ माना जाता है, डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आधार किसमें होता है? तो ये राजनीतिक संस्कृति में होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आधार राजनीतिक संस्कृति होता है। व्यक्ति में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागरूकता और व्यक्तिगत कार्यों में उनके महत्व को समझना ही क्या है, राजनीतिक संस्कृति है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संबंधों तथा आर्थिक अवस्थाओं के आधार पर समाज के इतिहास को मार्क्सवादियों ने कितने रूपों में बांटा है?
तो 5 रूपों में बांटा है। कौन कौन से रूप थे? पहला उसमें था आदिम साम्यवादी युग, दूसरा था दास युग, तीसरा था सामंती युग, चौथा था पूंजीवादी युग और पांचवा था साम्यवादी युग। ठीक है, इन 5 रूपों में बांटा था मार्क्सवादियों ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता कैसी होती है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। एकात्मक शासन में जो होता है शक्ति विभाजन नहीं होता। पहले शासन की सुविधा के लिए देश को कुछ भागों में बांट दिया जाता है, परंतु ये प्रशासनिक इकाइयाँ जो होती हैं संघात्मक शासन के प्रांतों के समान स्वतंत्र संपन्न नहीं होती हैं। उन्हें केवल वही शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं जो उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा हस्तांतरित की जाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, लचीले और कठोर संविधानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर कौन सा माना जाता है? तो संशोधन की पद्धति को माना जाता है। ठीक है, लचीले और कठोर संविधानों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर संशोधन पद्धति का होता है। जो लचीला संविधान होता है सरकार उस व्यवस्था का नाम है जहां कोई भी संशोधन विधान पालिका के साधारण बहुमत से हो जाता है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन में जो है, ठीक है, जबकि कठोर संविधान में जो है संशोधन असाधारण बहुमत द्वारा होता है। जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी देशों में जैसा होता है। ठीक है, अर्ध कठोर संविधान की कुछ धाराओं को साधारण बहुमत से तथा कुछ अन्य धाराओं को विशेष बहुमत से जो है संशोधित किया जाता है, जैसे भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यह किसकी अवधारणा है कि मुसोलिनी कार्य के रूप में मैकियावेली का प्रिंस है? तो ये है लास्की का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार पूंजी का अर्थ है। तो पूंजी का अर्थ क्या है? तो मार्क्स के अनुसार जो है पूंजी का अर्थ जो होता है श्रमिकों के श्रम की चोरी, ये भी उसका अर्थ होता है। शोषण से प्राप्त अतिरिक्त मूल्य में जमा किए उत्पादन के साधन, पूंजीपति का मुनाफा, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रेणी समाजवाद का उत्कृष्ट समर्थक माना जाता है? तो जे.एन. फिंगिस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो था जी.डी.एच. कोल, ये श्रेणी समाजवाद की ऐसी एक राजनीतिक आंदोलन है जो उद्योगों पर श्रमिकों के नियंत्रण की स्थापना चाहता है। ठीक है, और जो ये जे.एन. फिनिक्स था, इसने जो है श्रेणी समाजवाद का इसको उत्कृष्ट समर्थक माना जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने परिभाषा दिया था और श्रेणी समाजवाद का जो समर्थक था मुख्य रूप से वो जे.एन. फिनिक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक गिल्ड समाजवाद के प्रतिपादक थे? तो गिल्ड समाजवाद के प्रतिपादक थे बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा संशोधन कीजिएगा 26 में। बर्ट्रैंड रसेल और ग्राहम वालास ये दोनों थे, ग्राहम वालास नहीं, जी.डी.एच. कोल, ये दोनों थे। ठीक है, गिल्ड समाजवाद का प्रतिपादक जो किया था बर्ट्रैंड रसेल थे और उसके प्रतिपादक में इनका भी नाम आता है जी.डी.एच. कोल का। ठीक है, तो इन दोनों नाम को याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्व के समाजवादियों को मार्क्स ने इन रूप में वर्णित किया। तो किन रूपों में वर्णित किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कल्पनालोकी समाजवाद के रूप में। ठीक है, पूर्व के समाजवादियों को मार्क्स ने कल्पनालोकी समाजवादी कहा है और ऐसे विचारों में जो है बहुत सारे लोग हैं, रॉबर्ट ओवन है, चार्ल्स फेरियर है, ये सभी जो है मार्क्स कल्पनालोकी समाजवादी कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन अधिकार के कितने पक्षों पर चर्चा करता है?
तो दो पक्षों पर चर्चा करता है, ठीक है। ग्रीन जो है अधिकार के दो पक्षों की चर्चा करता है। पहला कौन था? पहला था वैयक्तिक पक्ष, दूसरा था आपका सार्वजनिक पक्ष, ठीक है। इन्हीं दो पक्षों पर उन्होंने चर्चा की थी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हाफ्स के लिए अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त पूछा है, तो मनुष्य शासन को नियुक्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल अनुपयुक्त है उसके द्वारा, ठीक है। हाफ्स जो है प्राकृतिक अराजकता अवस्था से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया और इस समझौते के फलस्वरूप जो है उत्पन्न शासक को हाफ्स ने जो है संप्रभु, महान दैत्य, मर्त्य प्रभु अथवा लिम्वैथा की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है, किसने मार्क्सवाद को क्रांति के दर्शन में परिवर्तित किया था? तो ये लेनिन ने किया था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेनिन ने जो है मार्क्स को क्रांति के दर्शन में परिवर्तित किया था और लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों में जो है गहरी दिलचस्पी लेते हुए उनका प्रयोग रूस में क्रांति को सफल बनाने के लक्ष्य की सिद्धि के लिए किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कार्य का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता है, यही आपका पहला ही असत्य हो जाएगा, ठीक है। प्लेटो ने जो है विभिन्न वर्गों के लिए उनकी आत्मा के गुण के आधार पर उनके कार्यों का निर्धारण किया है। उदाहरण देखा जाए तो विवेक युक्ति शक्ति शासक वर्ग में, साहस युक्ति शक्ति सैनिक सेवा में तथा इच्छा प्रधान शक्ति जो है उत्पादन के कार्य में संलग्न होंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। उन्होंने अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर होता है ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन पूछा है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? नहीं पूछा है, तो सामान्य इच्छाओं का योग है, ये रूसो का विचार नहीं है, ठीक है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सभी इच्छाओं का योग है, सामान्य इच्छा सभी इच्छाओं का योग है, इच्छाओं का योग नहीं, सभी इच्छाओं का योग है, ये कहा था, ठीक है। वरन यह देखा जाए तो यह व्यक्ति के विवेकपूर्ण तथा लोकहित से प्रेरित वास्तविक इच्छाओं का योग है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत जो है टी.एच. ग्रीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। टी.एच. ग्रीन की प्रमुख पुस्तक थी एक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और उसमें इन्होंने यह प्रतिपादित किया था कि शाश्वत चेतना के फलस्वरूप सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव होता है और पाश्चात्य राज्य की जो है उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माओ के नवीन लोकतंत्र का लक्षण है। तो माओ के नवीन लोकतंत्र का लक्षण क्या है? पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानून का पालन करने में ही है? तो ये कहा था हेगल ने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हेगल का कहना था कि सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानून का पालन करने में ही है। हेगल के शब्दों में स्वतंत्रता विवेक के आदेश का पालन करने में है, परंतु एक व्यक्ति का विवेक सदा विश्वसनीय नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, लास्की जिस विचारधारा से संबंधित है वह कौन सी विचारधारा है? तो वो है बहुलवाद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्की एक बहुलवादी विचारक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबो प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो कोलंबो प्रस्ताव ये संबंधित है भारत और चीन से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1962 में देखा जाए तो चीनी आक्रमण के दौरान जो है 6 अफ्रो एशियाई देशों जिसमें इंडोनेशिया, म्यांमार, संयुक्त राज्य और घाना, कंबोडिया, श्रीलंका द्वारा जो है कोलंबो प्रस्ताव के मध्य से दोनों देशों में मध्य समझौता प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पे सी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांतों का सिद्धांत किससे है? तो पंचशील सिद्धांतों का संबंध जो है नेहरू चाओ लाई से है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन जो हुआ था वो 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संदर्भ में भारत और चीन के मध्य एक समझौते के तहत किया गया था। 20 जून 1954 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू एवं चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चाओ लाई ने इनमें आस्था व्यक्त की और पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किया। पंचशील सिद्धांतों के कौन कौन से नियम थे? उसमें पहला था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता के लिए पारंपरिक सम्मान की भावना। दूसरा था अनाक्रमण मतलब आक्रमण नहीं होना चाहिए। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा था समानता एवं पारस्परिक साथ। पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता ना हो? तो ये मिल ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिल ने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा था। पहला था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा था कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है, मिल ने बताया था स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष कार्यों की स्वतंत्रता है, और मिल अपने विचारों में ये भी बताया था कि स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि हाब्स ने संप्रभुता को समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया है जिन्हें बोधा ने अनावश्यक रूप से बनाए रखा था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए सेबाइन। ठीक है, हाब्स की संप्रभुता को संपूर्ण असीम और अविभाज्य मानता है। हाब्स के इसी बात को ध्यान में रखकर सेबाइन ने कहा है कि हाब्स ने संप्रभुता को समस्त अयोग्यताओं से पूर्ण युक्त कर दिया है जिन्हें बोधा ने अनावश्यक रूप से बनाए रखा था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति की तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है गुप्त मतदान के जरिए होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। तात्पर्य यह है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, जबकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मत देने का अधिकार इसमें नहीं होता है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, संसद द्वारा जो है 1988 में पारित 61वें संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ प्रभावी हुआ। संविधान का अनुच्छेद 226, 326 में संशोधन करके जो है वयस्क मताधिकार हेतु नागरिक की आयु जो है 21 वर्ष पहले थी और 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। महाभियोग जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और संसद सर्वप्रथम जो है संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाए, इसमें कुछ शर्तें भी बताए गए हैं, इन शर्तों को भी याद रखिएगा। यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना के बाद प्रस्तावित होना चाहिए। संसद की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों की द्वारा जो है हस्ताक्षरित संकल्प का प्रभाव होना चाहिए और सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। ये सभी उनमें आवश्यक तत्व माने जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या है 18। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियाँ व जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। इसमें जो है 18 विषय हैं। इस अनुसूची को जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको जोड़ा गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 74वें संविधान के अनुसार महानगर क्षेत्र किसे कहा गया है? जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है उसको महानगर क्षेत्र कहा गया है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार महानगर क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है जिसकी आबादी 10 लाख या इससे अधिक हो और जो क्षेत्र एक या एक से अधिक जिलों में पड़ता हो और जिसमें 2 या 2 से अधिक नगरपालिकाएं या पंचायतें या अन्य संबद्ध क्षेत्र हों। प्रत्येक नगर महाक्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने के लिए महानगर नियोजित समिति की भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? तो इंदिरा गांधी के। ठीक है, भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को करना पड़ा था। इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया था पर एक भी बार उसे कामयाबी नहीं मिले थे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, भारत में संस्थात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया। संसदात्मक प्रजातंत्र का आशय है कि शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र जिसमें राजसत्ता मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता को संचालन करते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ये जी ऑस्टिन ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं जबकि कुछ विद्वान इसके एकात्मक संविधान मानते हैं। ठीक है, जी ऑस्टिन ने कहा भी था कि भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। और केसी ह्यूयर ने क्या बताया था? तो केसी ह्यूयर ने बताया था कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो वो है मौलिक अधिकार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रमुख आलोचक है? तो वो है लास्की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का सबसे बड़ा आलोचक हैरोल्ड लास्की है। उसका कथन है, राजनीतिक दर्शन के लिए संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत को वैध मानना संभव नहीं है। यदि संप्रभुता की संपूर्ण कल्पना का परिव्याम कर दिया जाए तो यह राज्य विकास के लिए अस्थायी हित का कार्य होगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो समानता का अधिकार ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सॉरी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है? तो भारत के संविधान के द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इस सभी के द्वारा जो है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध कर दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों से संबंधित सबसे पुराना या प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो ये है अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अधिकारों के सिद्धांतों में सबसे प्राचीनतम सिद्धांत अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है, जो अधिकारों को प्राकृतिक की देन मानता है। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक लॉक हैं और इसमें लॉक ने बताया था कि जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार मानता है। और रूसो, स्पेंसर, मिल्टन, टॉमस पेन ने भी इन सिद्धांत का समर्थन किया था। और इन सभी विचारकों के अनुसार मनुष्य के अधिकार राज्य से पहले हैं। ये अधिकार राज्य की देन नहीं है, अधिकार नागरिकों को जन्मजात ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि अन्य 3 जो ये दिए गए हैं, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये सभी जो है मूल कर्तव्य में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है संविधान की प्रस्तावना में भी दिया है, राज्य के निर्देशक तत्वों में भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था तो कब पारित किया था? तो ये 1976 में पारित किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा 1976 में पारित किया गया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारा करने के लिए इस अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 के अनुसार जो है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका के कार्यपालिका को पृथक करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाया गया है। अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अनुच्छेद 48 क्या बताता है? इसके अनुसार जो है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्ट तथा गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण के सुधार के लिए वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा, ये बताया गया है। और 141 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 141 में बताया गया है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। ठीक है, तो चारों पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के चुनाव के पश्चात जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इन पॉइंट को भी याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 59 के 1 में ये बताया गया है कि यदि संसद की किसी सदन या किसी राज्य
कि विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपनी पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में है। ठीक है, अनुच्छेद 127 के 1 के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति के पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण है तो शक्तियों का पृथक्करण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। इसमें जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक और स्वतंत्र होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं तो ये विशेषताएं हैं, पहला तो है शक्तियों का पृथक्करण, दूसरा है कार्यपालिका की सुदृढ़ स्थिति, तीसरा है निश्चित कार्यकाल इसमें होता है, चौथा है उत्तरदायित्व का इसमें अभाव होता है। ये सभी जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें होती हैं तो ये शर्तें होती हैं द्विदलीय व्यवस्था होता है। ठीक है, संसदीय शासन की सफलता के लिए जो शर्तें दी गई हैं, पहला तो है द्विदलीय व्यवस्था, दूसरा है इसमें नियतकालीन चुनाव, तीसरा है इसमें सुदृढ़ प्रतिपक्ष, चौथा है संसद की सर्वोच्चता, पांचवा है स्वीकार के निष्पक्षता। ये सभी उसकी आवश्यक शर्तें के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, संविधान की अनुसूची है और उससे संबंधित विषय है, मिलान करना है। तो संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है तो जो चौथी अनुसूची है ये संबंधित है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। तो यहाँ पे ए में आपका 3 सही हो जाएगा। छठवीं अनुसूची में क्या है तो छठवीं अनुसूची जो है ये जनजाति क्षेत्र से संबंधित है तो बी में आपका 4 सही हो जाएगा। आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है तो आठवीं अनुसूची आपका भाषा से है तो सी में आपका 2 सही हो जाएगा। नवीं अनुसूची किससे है तो ये भूमि सुधार से संबंधित है तो डी में 1 सही हो जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 आपका सी कोड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोड नंबर आपका सी सही हो जाएगा।